गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, ऑनलाइन क्लास के लिए पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक है प्रक्रिया लागत, प्रोसेस कास्टिंग। प्रोसेस कास्टिंग जैसे नाम से क्लियर है, एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसी क्रिया जो कि एक एक्टिविटी होने के बाद जब तक अगली प्रक्रिया में न जाए तब तक उस प्रक्रिया से उत्पाद तैयार नहीं होता और ना ही उस वस्तु की लागत ज्ञात की जा सकती है। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि एक बार में निर्मित नहीं होती। जैसे ये मान सकते हैं कि आप रबड़ उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, ईंट का उद्योग है, लोहे का उद्योग है, आयरन इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक उद्योग है, यहाँ तक कि ऑयल इंडस्ट्रीज हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री में एक बार जो वस्तु तैयार हुई है वह उसी प्रक्रिया के लिए अगले में कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे अगर इसको ऐसा कहें, जैसे आप एक सरसों के बीज सीड्स उगाए जाते हैं, उगाए जाने के बाद उससे क्रशिंग की जाती है। क्रशिंग करने पर मशीन जो पहली प्रक्रिया क्रश की उससे जो कच्चा तेल निकला वह अभी कंज्यूमेबल नहीं होता, उसे अगली प्रक्रिया में इन्वॉल्व करते हैं। तो पहली प्रक्रिया में उस पर मटेरियल, लेबर और अन्य खर्चे इन्वॉल्व हुए। उस प्रक्रिया से जो निर्मित माल हुआ दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चा माल हो गया। दूसरी प्रक्रिया में फिर रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग हुई तो वहाँ पर और केमिकल्स और मटेरियल और लेबर्स फिर इन्वॉल्व हो गए, नई मशीन की रिक्वायरमेंट आती है। अब वो नई मशीन जो रिक्वायरमेंट आई उसकी कॉस्टिंग भी उस मटेरियल या प्रोडक्शंस की एक्टिविटी पे इन्वॉल्व हुआ। अब वहाँ पर वो कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि कच्चा तेल ऐसे ही यूज हो जाएगा, तैयार हुआ माल, उसको बॉटलिंग करना होगा, लेबलिंग, पैकेजिंग करनी होगी, तो वो अगली प्रक्रिया के लिए कच्चा माल और हो जाएगा। तो वो कच्चा माल जब यहाँ आएगा तो वहाँ बॉटल्स में भरे जाएंगे, कॉक्स लगेंगे, ढक्कन लगेंगी और उसके बाद उसको कवर्ड कर लेबल और पैकेजिंग करके तब देंगे। तो इस प्रक्रिया में जब आपके पास वह माल बिक्री योग्य स्थिति में पहुंचता है तो उस समय तक की उसकी जो कीमतें हैं वही प्रक्रिया लागत विधि कहलाती है। ये टोटल प्रक्रिया लागत विधि है और हर प्रक्रिया में जो पर इंडिविजुअली कॉस्ट इंप्लीमेंट होती है वह उस प्रक्रिया की लागत विधि होती है, जो कि उस प्रक्रिया में उत्पादित इकाइयों का डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट पे, तो वो प्रति इकाई उत्पादित कॉस्ट कहला जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर इसी को और अन्य सेक्टर्स में लें, जैसे चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग में पहले जानवर के शरीर से चमड़ा निकाला जाता है, उसके बाद उसे अगली प्रक्रिया के लिए पहले उतारने के बाद धुला, उसको रिफाइनिंग करते हैं, केमिकल्स मिलाते हैं, सुखाने का कार्य करते हैं। सुखाने के बाद वापस मशीनों में डालकर केमिकल्स से डालकर उसको इस तरह प्रिजर्व कर दिया जाता है कि ताकि उसमें किसी तरह की इन्फेक्शन ना हो। तो इसमें ढेर सारा पानी और ढेर सारा केमिकल यूज़ होता है, ढेर सारे लेबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें उसकी कॉस्ट को बढ़ाती हैं। कपड़े उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग तब तक पूर्ण नहीं होगा, फिर जब अगली उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रिफाइनिंग हुई, कपड़े उद्योग की बात हो रही थी, तो कपड़े उद्योग में मेन चीज़ जो इन्वॉल्व हुई वो हुआ, पहले सूत या रेशम पाले गए होंगे। सूत के लिए तो मान लीजिए धागा आपने कपास और इनसे इन्वॉल्व कर लिया, रेशम के लिए रेशम के कीड़े पाले गए और शहतूत इन्वॉल्व किया गया, तब जाकर उससे रेशम के कपड़े आए, धागे बने, धागे से कपड़ा बना, कपड़े के बाद फिर उनकी कटिंग की गई, अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग कलर्स को डिफाइन करने के बाद उस पर एक आइडेंटिकल रेडीमेड कपड़े की साइज आई या थान तैयार किया गया। फिर अगर कहें इसको नॉर्मली
आपके आयरन इंडस्ट्री में, तो आयरन इंडस्ट्री में आयरन तुरंत तो मिलता नहीं है। वहाँ पर भी आपको ढेर सारी खदानों में पहले पत्थर खने जाते हैं, पहाड़ तोड़े जाते हैं माइंस में, उसको फिर क्रश्ड किया जाता है, पानी के बीच से निकाला जाता है, और तो उसमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं पत्थर के, तो वो जो आयस के वो अंदर आ जाते हैं, नीचे आ गए और बाकी बालू बह जाती है। फिर उसको गलाया जाता है, गलाने के बाद फिर अलग अलग सांचे आकार दिए जाते हैं, जैसा बनाना है वो करना है। आपका जो धातु गोल्ड माइंस हैं, सिल्वर माइंस हैं, है ना, कॉपर माइंस हैं, एल्युमिनियम माइंस हैं, ये सारे के सारे प्रक्रिया लागत विधि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपका दुग्ध उद्योग है, वह भी प्रक्रिया लागत विधि के अंतर्गत आता है। प्रक्रिया लागत विधि में आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें कौन सी हैं? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये तीन ही एलिमेंट हैं जो हर प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आती हैं। अब इनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने के कारण ही इनकी कीमतें बढ़ती चली जाती हैं प्रक्रिया के बढ़ने के साथ। कई एक से ज़्यादा प्रक्रिया हुई, वहाँ समाप्त हो गई। कई प्रक्रियाएं ऐसी हुई जो एक से ज़्यादा एक एलोकेशन में जाती हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने तेल वाला लिया था, तो उसमें जो पहली प्रक्रिया में क्रश्ड किया सरसों का तेल, तो वहाँ पर वेस्टेज के रूप में जो माल निकलता है वो कहलाता है खरी। वो बाई प्रोडक्ट के रूप में भी इन्वॉल्व किया जाता है, और बहुत सारा ऐसा भी यूनिट होता है जो कि हमें नहीं मिल पाता। जैसे पानी वाष्प बन कर उड़ जाता है, तो उसकी वजन जितनी इनपुट की जाती है उतनी आउटपुट में नहीं आती है, इस कारण से लागत बढ़ जाती है। वह हर प्रक्रिया में, अगली प्रक्रिया में जो माल जा रहा है, तो पिछली जो वेस्टेज है कहीं ना कहीं कई बार कीमत मिल जाती है और कई बार नहीं मिलती है। प्रक्रिया लागत विधि में सामान्य और असामान्य तरह की दो घटनाएं होती हैं, जो कि सामान्य क्षय और असामान्य क्षय, यानी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के रूप में माना जाता है। नॉर्मल लॉस के लिए हम पहले से तैयार रहते हैं कि इतना उसमें कमी आएगी ही आएगी, कमी आएगी ही आएगी। फिर आगे की बात करें उस पर असामान्य क्षय, जिसके बारे में कई बार मालूम नहीं होता, अपन उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे बालू का ट्रांसपोर्टेशन है, सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन है, आप तो यहाँ पर जो भी माल जितनी बार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वो नॉर्मल वेस्टेज है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट करेंगे, जितनी बार शिफ्ट करेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें बगैर मूवेबल रह जाएंगी, वो वेस्टेज हो जाएगा, उतनी कमी आएगी। एबनॉर्मल वेस्टेज की बात करें तो अगर इसको ऑयल इंडस्ट्री पर ही लें, तो क्रश करते हैं तो जो उसमें नमी हुई वो मशीनों में सूख जाने के कारण से कम हो जाती है। इसके अलावा अगर तेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो कई बार तेल के डब्बे में छेद हो जाता है, किसी तरह का झटका लग जाने के कारण से लीकेज हो गया, तो वो नॉर्मल वेस्टेज के अंतर्गत आता है। एबनॉर्मल इफ़िशियंसी भी इन्वॉल्व होती है। इस तरह की एक्टिविटी तभी इन्वॉल्व हो सकती है जबकि हमारे द्वारा सोची गई इकाइयों से या एज्यूम्ड स्टैंडर्ड इकाइयों से ज़्यादा इकाइयाँ उत्पादित हो जाएं, तो इसके लिए भी हमें विशेष व्यवस्थाएं रखनी होती हैं, जिसके संबंध में हम एक प्रश्न करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको समझ लें। फिर असामान्य हानि के बाद सामान्य हानि की बात या सामान्य क्षय की बात करें, तो यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है उसके लिए प्री डिटरमाइंड प्रोसेस बना दी जाती हैं कि हम कुछ 1000 यूनिट इनपुट किया और 800 यूनिट निकलेगी। उसके बाद भी कई बार और कम प्रोडक्शन होता है, या ये कहें कि बहुत से यूनिट्स के प्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, तो उसे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। एबनॉर्मल लॉस को अगर कैलकुलेट करना होता है तो कुल माल का जो क्वांटिटी है उसमें स्क्रैप्ड को घटा दिया जाता है, और स्क्रैप्ड घटाने के और आउटपुट यूनिट्स को घटाने के बाद जो शेष बचा हुआ हिस्सा है
वो एबनॉर्मल लॉस के इम्प्लीमेंट होता है। और एबनॉर्मल लॉस का ही अगर उसको अमाउंट्स के रूप में कैलकुलेट करना होता है तो टोटल इन जो कॉस्टिंग हमारे द्वारा खर्च की गई है काम को पूरा करने के लिए, उसमें स्क्रैप यदि सेलेबल है तो उसकी अमाउंट घटाने के बाद बची हुई राशि में से डिडक्ट कर देंगे, और वो डिडक्ट होने के बाद जितना राशि बचेगी उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में जितने की टोटल बच रही हैं उसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारी इकाइयां प्राप्त हो जाती हैं। इस तरह से नॉर्मल लॉस की वैल्यूज निकल आती हैं और इसी को आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।